गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी बीएड थर्ड ईयर में फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ रहे हैं डार्क रिएक्शन, और इसमें दो हम पढ़ चुके हैं, एक तो C3 साइकिल और दूसरा C4 साइकिल। आज हम जानेंगे पहले C3 और C4 पादपों में अंतर क्या है। चक्रों में अंतर मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन जो प्लांट है उनके अंदर भी आपको अंतर पता होने चाहिए। कौन कौन से इनके अंदर अंतर है वो हम जान लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो आता है, जो C3 प्लांट है उनके अंदर CO2 फिक्सेशन, जो जितने भी C3 प्लांट है उनके अंदर CO2 फिक्सेशन जो है वो सभी कोशिकाओं में होगा और केल्विन साइकिल द्वारा होता है। CO2 फिक्शन केल्विन साइकिल, यानी केल्विन साइकिल द्वारा सभी कोशिकाओं में, जो मेसोफिल कोशिकाएं हैं उनके अंदर C3 साइकिल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, C4 प्लांट में मैंने आपको बताया था कि दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। पहली कोशिका तो है मेसोफिल, तो मेसोफिल में तो होता है C4 साइकिल, ठीक है। C4 साइकिल कहाँ कंप्लीट होता है वैसे? C4 साइकिल वैसे तो दोनों कोशिकाओं में होता है, तो C4 एंड C3 जो मेसोफिल कोशिका है उसके अंदर भी C4 साइकिल होता है, और जो दूसरी कोशिका है इसमें बंडल शीथ जो है उनके अंदर C4 साइकिल का तो भाग होगा ही होगा, लेकिन C3 साइकिल भी किन में कंप्लीट होता है आगे? फिर बंडल शीथ कोशिकाओं में ही कंप्लीट होता है, ठीक है। बंडल शीथ कोशिकाओं में C3 साइकिल कंप्लीट होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। दूसरा जो है, जो C3 प्लांट है उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत व्यापक होता है, यानी कि ये विश्व में लगभग हर जगह पाए जाते हैं, और ये जो है ये तो होते हैं व्यापक वितरण वाले, ठीक है। ये तो व्यापक होते हैं, और ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? मोस्टली इन ट्रॉपिकल रीजन, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ज़्यादातर वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। C4 प्लांट। तीसरा जो आता है इसमें, इसके अंदर देखिए क्रेंज एनाटमी, जो क्रेंज एनाटमी है वो यहाँ पर एब्सेंट होती है, ठीक है। क्रेंज एनाटमी C3 पादपों में नहीं पाई जाती है, और साथ ही साथ जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा होता है? क्लोरोप्लास्ट एक रूपी होता है, यानी कि एक ही रूप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यहाँ पर जो क्रेंज एनाटमी है वो तो प्रेजेंट होती है, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? डाइमॉर्फिज्म वाला होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? डाइमॉर्फिज्म, यानी द्विरूपता वाला क्लोरोप्लास्ट, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगला अंतर आता है वो ये है कि प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में PS फर्स्ट और सेकंड दोनों होते हैं यहाँ पर। तो प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होते हैं? PS फर्स्ट एंड सेकंड उपस्थित होते हैं, ठीक है। यानी प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में ये दोनों होते हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड। और उसमें क्या है? उसमें बंडल शीथ का जो क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट में क्या एब्सेंट होता है? PS सेकंड एब्सेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर PS सेकंड नहीं पाया जाता, PS फर्स्ट तो होता है लेकिन PS सेकंड नहीं होता है। इनके अंदर CO2 ग्राही क्या है? CO2 ग्राही होता है RUBP, इनके अंदर C3 प्लांट में। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर होता है PEP, यानी कि फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। यहाँ पर प्रथम स्थायी उत्पाद इनके अंदर क्या बनता है? इनके अंदर बनता है 3 कार्बन युक्त PGA, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर बनता है 4 कार्बन युक्त OAA, ठीक है। ये इसका अगला अंतर है। क्लियर? आगे देखते हैं हम अगला अंतर क्या कहता है।
कि O2 का प्रकाश संश्लेषण पर C3 पादपों में O2 का फोटोसिंथेसिस पर क्या प्रभाव होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो नेगेटिव होता है, यानी कि संदमक प्रभाव होता है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन के प्रभाव से फोटोसिंथेसिस क्रिया कम होती है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं होता है। ये अगला अंतर है। अगला है, एक बार इसको देख लेते हैं। C3 और C4 प्लांट में अंतर पढ़ रहे हैं। C3 पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कहाँ होगा? सभी मीजोफिल कोशिकाओं में केल्विन साइकिल द्वारा होता है, जबकि C4 प्लांट में मीजोफिल में तो होता है C4 साइकिल और बंडल शीत कोशिकाओं में C4 साइकिल और C3 साइकिल। तो C4 साइकिल क्योंकि भागीदार होता है, दोनों कोशिकाओं में संपन्न होता है, लेकिन C3 साइकिल कहाँ होगा? केवल बंडल शीत कोशिकाओं में। इनका व्यापक वितरण होता है, ये अधिकतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। C3 प्लांट में क्रैंजनॉटमी नहीं पाई जाती, क्लोरोप्लास्ट एक रूपी होता है, जबकि C4 में क्रैंजनॉटमी पाई जाती है और क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं? द्विरूपी होते हैं। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में PS फर्स्ट और सेकंड उपस्थित होता है C3 में, लेकिन यहाँ पर बंडल शीत क्लोरोप्लास्ट में PS सेकंड एब्सेंट होता है। यहाँ पर CO2 ग्राही RuBP है, इसमें PEP यानी फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। प्रथम स्थायी उत्पाद यहाँ पर 3 कार्बन युक्त बनता है PGA, इसमें बनेगा 4 कार्बन युक्त OAA। O2 का फोटोसिंथेसिस पर संदमक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, ये तो अंतर हमने देख लिए, और भी अंतर हैं कुछ, उनको और देख लेते हैं। देखिए अगला क्या है, यहाँ पर जो फोटो रेस्पिरेशन है, फोटो रेस्पिरेशन वो कैसा होता है? तेज होता है। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन कैसा होता है? तेज होता है। क्लियर? और यहाँ अगर देखें तो जो बंडल शीत है, बंडल शीत में कम होगा फोटो रेस्पिरेशन, या होगा ही नहीं। और मीजोफिल में तो बिल्कुल एब्सेंट होता है, मीजोफिल में एब्सेंट होता है। ठीक है, मीजोफिल में जो है फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है। क्लियर? C3 पादपों में वाष्पोत्सर्जन जो ट्रांसपिरेशन रेट है, ट्रांसपिरेशन रेट वो कैसी होती है? वो अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पर कैसी होती है? अधिक होती है, परंतु यहाँ पर कैसी होती है? ये कम होती है। ठीक है, C4 पादपों में ये कम होती है। क्लियर? अब देखिए CO2 का प्रतिफल मान, CO2 का प्रतिफल मान, ये याद रखना है आपको। ठीक है, CO2 का प्रतिफल मान C3 पादपों में कितना होता है? ये होता है 50 से लेकर के 150 यानी कि 150 ppm CO2 पार्ट पर मिलियन CO2 होता है। ठीक है, और यहाँ पर कितना होता है? ये 0 से 10 ppm होता है। ये भी याद रखना है आपको, यहाँ पर 0 से 10 ppm होता है। नेक्स्ट आता है पत्ती के आंतरिक ऊतकों में, C3 पादपों की पत्ती के आंतरिक ऊतकों में CO2 की सांद्रता कितनी होती है? आंतरिक ऊतकों में CO2 सांद्रता कितनी होती है? ये होती है 200 ppm होती है। ठीक है, 200 ppm होती है, लेकिन वहाँ पर कितनी होती है? यहाँ पर 100 ppm होती है। ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की शुद्ध दर, फोटोसिंथेसिस की शुद्ध दर। ठीक है, शुद्ध दर कितनी होती है? C3 पादपों में ये होती है 15 से 30 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड DM स्क्वायर, 15 से 30 मिलीग्राम CO2 DM स्क्वायर। ठीक है, ये होती है। इसको इस तरह से बता देते हैं।
और उसमें कितनी है 40 से 80, ये 40 से 80 होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है उपज इनकी सामान्य होती है, यानी कि उत्पादकता कैसी होती है, उत्पादकता C3 पादपों में सामान्य होती है, लेकिन यहाँ पर कैसी होती है, अधिक होती है। C4 प्लांट उत्पादकता की दृष्टि से ज़्यादा सक्षम होते हैं। क्लियर? अब देखिए CO2 अवशोषण क्षमता की बात कर लेते हैं। CO2 अवशोषण क्षमता C3 पादपों में कैसी होती है, कम होती है, कम होती है। ठीक है, और उच्च ताप पर और कम हो जाती है, उच्च ताप पर और कम हो जाती है। ठीक है, उच्च ताप पर ये और कम हो जाएगी, परंतु यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर अधिक होती है और उच्च ताप पर और अधिक हो जाएगी। ठीक है, उच्च ताप पर और अधिक हो जाती है। ठीक है, इस तरह से। और अगला जो है नेक्स्ट, लास्ट अंतर इसका क्या है वो देख लेते हैं। लास्ट अंतर इसका ये है कि इसमें ग्लूकोज के एक अणु संश्लेषण के लिए कितने एटीपी की आवश्यकता होती है, ग्लूकोज का एक अणु जब बनेगा तो उसके लिए कितने एटीपी खर्च होंगे, के लिए 18 एटीपी खर्च होती हैं, 18 एटीपी खर्च होते हैं। ठीक है, C3 साइकिल में 18 होती हैं और यहाँ पर कितने चाहिए, यहाँ पर चाहिए 30 एटीपी। तो इसमें से ये सारे अंतर मैंने आपको बता दिए हैं, और इन अंतरों में से आप जो है वो अगर 10 या 12 भी याद रख लेते हैं तो बहुत होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से आप याद करेंगे। C3 प्लांट और C4 प्लांट में अंतर बहुत बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इसी तरह से C4 और C3 साइकिल में भी अंतर पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं हम, अगला जो हमारा आता है वो है केम साइकिल। केम साइकिल, केम साइकिल को हम क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब हम इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं क्या क्या हैं, ताकि हमारे लिए आगे का अध्ययन थोड़ा सा सुगम हो जाए। सबसे पहली बात ये कि ये साइकिल जो है ये कहाँ पाया जाता है, ये मांसल और शुष्क वातावरण वाले पादपों में पाया जाता है। मांसल व शुष्क वातावरण वाले कहाँ पाया जाता है, ये मांसल और शुष्क वातावरण वाले पादपों में पाया जाता है। तो इनमें क्या होता है कि जो मांसल और शुष्क वातावरण वाले पादप होते हैं, इनमें पत्तियां मांसल और गूदेदार होती हैं, मृदुत्व की अधिकता होती है और मृदुत की कोशिकाएं श्लेष्मा युक्त और बड़ी रिक्तिका युक्त होती हैं। ठीक है, इन पौधों में वाष्पोत्सर्जन की समस्या से निपटने के लिए रात्रि में तो रंध्र खुले रहते हैं, जबकि दिन के समय रंध्र बंद रहते हैं। सब जानते हैं कि मांसल पौधों में रात्रि के समय रंध्र खुले रहते हैं और दिन के समय बंद रहते हैं। और इन पादपों द्वारा रात्रि के समय, मांसल पौधों द्वारा रात्रि के समय क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जाता है। तो इन नाइट क्या होता है, CO2 का अवशोषण होता है। ठीक है, पत्ती द्वारा CO2 का अवशोषण कब होता है, रात्रि में होता है। ठीक है, तथा CO2 को फिर आगे कार्बनिक जो अम्ल है और जो कार्बनिक एसिड है, इनके अंदर क्या किया जाता है, इसको स्टोर किया जाता है। कार्बनिक अम्लों के रूप में ये रात को जब CO2 का अवशोषण हो जाएगा, उसके बाद ये फिर आगे कार्बनिक एसिड के रूप में स्टोर हो जाती है। पहली बात तो ये। दूसरा है दिन के समय क्या होगा, इन डे, दिन के समय क्या होगा,
दिन के समय देखिए क्या होता है कि अम्लों का कार्बोक्सिलीकरण होता है। जो कार्बोनिक एसिड हैं, कार्बोनिक एसिड, इनका क्या होता है आगे कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, इनका कार्बोक्सिलेशन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा इनका वी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन कहेंगे इसको, क्योंकि कार्बोनिक एसिड तो खुद ही है ये, तो डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा CO2 वापस से रिलीज हो जाती है, CO2 वापस से रिलीज हो जाती है और उस CO2 को आगे फिर कार्बोहाइड्रेट में अपचयित कर लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए मांसल और शुष्क वातावरण पादपों में पाया जाता है। नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होगा जो आगे कार्बोनिक एसिड के रूप में स्टोर हो जाते हैं। फिर दिन के समय उन कार्बोनिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी, जिसका आगे किसमें अपचयन कर लिया जाता है, इसका अपचयन कर लिया जाता है कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे बात बढ़िया ये है इसमें कि इसके अंदर जो कार्बोनिक एसिड हैं वो रात्रि के समय स्टोर होते हैं और दिन के समय ये काम आते हैं। ठीक है, तो इस पथ का सर्वप्रथम अध्ययन कौन सी फैमिली में किया गया था? इसका सबसे पहले अध्ययन किया गया था क्रेसुलेसी फैमिली में। सबसे पहले सर्वप्रथम अध्ययन, ठीक है, किसमें किया गया? क्रेसुलेसी फैमिली में किया गया था। एंजियोस्पर्म के कुल 26 कुलों में ये चक्र ज्ञात है। तो एंजियोस्पर्म के कितने कुलों में पाया जाता है? ये 26 कुलों में। ठीक है, कितने कुलों में पाया जाता है? 26 कुलों में ये पाया जाता है। और कुछ कुल मैं आपको बता देता हूँ जो याद रख सकते हो आप। एक तो क्रेसुलेसी हो ही गया है, इसके अलावा लिलिएसी है, लिलिएसी जो प्याज वाला है, कैक्टेसी है, कैक्टस वाला जो है कैक्टेसी, ऑर्किडेसी ऑर्किड वाला है। ठीक है, इसी तरह से एस्क्लीपिएडेसी ये है आक वाला। ठीक है, आक जो है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा वो इसी का मेंबर है। और अगला जो आता है यूफोर्बिएसी। तो ये ऐसे कुलों के नाम हैं जिनको आप आसानी से याद रख सकते हैं। लिलिएसी है, प्याज, कैक्टस, कैक्टेसी, ऑर्किडेसी ऑर्किड, एस्क्लीपिडिएसी जो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा है, आक, और यूफोर्बिएसी। तो ये कुछ कुलों के नाम मैंने आपको लिख दिए हैं। अब कुछ जिम्नोस्पर्म में भी ये पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म, कुछ जिम्नोस्पर्म के पादप हैं जिनके अंदर केम साइकिल पाया जाता है, जैसे वेल्विस्टिया मिराबिलिस। इसके अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का पादप वेल्विस्टिया मिराबिलिस में भी ये पाया जाता है। ठीक है, कुछ पादपों के अगर नाम याद रखना चाहो आप, कुछ केम पादप कौन कौन से हैं, कुछ केम प्लांट्स, तो एक तो आता है अगेव। अगेव को हम क्या कहते हैं? रामबास कहते हैं। इसका नाम क्या है? रामबास। ठीक है, अगेव है। यक्का है, यक्का की छड़ बहुत, जो इसकी जो शाखाएं हैं वो काफ़ी मजबूत होती हैं, जो तीर होते हैं वो बनाए जाते हैं इनकी छड़ों से। ठीक है, इसके अलावा क्रेसुला है, यूफोर्बिया है, यूफोर्बिया। इसके अलावा क्रेसुलेसी फैमिली का है। ठीक है, और इसके अंदर ओपुंसिया है, ओपुंसिया। तो ये कुछ पादप हैं जिनको आप याद रख सकते हो। ये कौन से पादप हैं? ये केम पादप हैं। ठीक है, और ये जो पादप हैं इनके अंदर रंध्र कौन से पाए जाते हैं? ये स्कोटो एक्टिव होते हैं। इनके अंदर रंध्र कौन से होते हैं? तमो सक्रिय रंध्र होते हैं, यानी कि रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं, तो इनको कहते हैं स्कोटो एक्टिव। इनके अंदर स्टोमेटा पाए जाते हैं, स्कोटो एक्टिव। और दिन के समय खुले रहते हैं, तब क्या होते हैं? जो नॉर्मली जो प्लांट हैं उनमें, तो वो होते हैं फोटो एक्टिव। ठीक है, आगे चलते हैं। केम साइकिल देख लेते हैं क्या है।
तो ये तो हो गई इधर वाली जो है, ये तो हो गई डार्क, यानी ये डार्क जो है इसके अंदर क्या क्रिया होती है, दोनों क्रियाओं को हम देखेंगे। तो ये तो है डार्क, ठीक है, और ये है लाइट। क्लियर? तो डार्क में क्या होता है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। क्या किया जाएगा यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अवशोषित की जाएगी, किसके द्वारा, ये की जाती है PEP यानी फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, ठीक है। तो ये आ जाता है PEP फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, इसके द्वारा ये क्या की जाती है, इसको ग्रहण किया जाता है, और ग्रहण करने के बाद फिर क्या बनाया जाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाया जाएगा। इससे आगे क्या बन जाएगा, OAA बन जाएगा। OAA आगे क्या बन जाएगा, मैलेट बन जाएगा या मैलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है, ये मैलिक एसिड बन जाएगा। मैलिक एसिड से आगे फिर ये मैलिक एसिड दिन के समय ये फिर दिन के समय मैलिक एसिड दिन के समय ये क्या करेगा, ये बना लेता है पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड, ठीक है, प्लस CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है और साथ ही साथ क्या बन गई है, पायरुविक एसिड बन चुका है, ठीक है। पायरुविक एसिड आगे ये तो चली जाएगी कहाँ पर, C3 साइकिल में, यानी यहाँ पर C3 साइकिल है, दिन के समय संपन्न होता है इनके अंदर, तो ये तो आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसका ग्राही कौन होगा, RUBP होता है, ठीक है, RUBP यहाँ पर इसका ग्राही होता है। क्लियर? और इससे फिर आगे क्या बनेगी, इससे फिर स्टार्च बनेगी और स्टार्च आगे शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, ये होता है इसका प्रोसेस। क्लियर? और जो पायरुविक एसिड है वो आगे क्या बनाता है, ये आगे बनाता है PEP बनाता है, ठीक है। और ये PEP रात्रि के समय क्या करता है, ये PEP जो है स्टार्च जो है ये कुछ मात्रा यहाँ पे बनेगी, ये इधर आ जाती है, और बाकी जो है वो पायरुविक एसिड रात्रि के समय फिर से यही काम करने के लिए उपलब्ध हो जाता है। अब देखिए ये प्रक्रिया चलती कैसी है। देखिए इनमें रात्रि के समय रंध्र खुले रहते हैं, सबसे पहली बात तो ये, और यह अतः पत्तियां क्या करेगी, रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती हैं। तो पत्ती की मीजोफिल कोशिकाओं में उपस्थित, ये मीजोफिल कोशिकाओं में उपस्थित होता है PEP फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, ये पत्ती की मीजोफिल कोशिकाओं में उपस्थित होता है और ये CO2 ग्राही का काम करता है, ये CO2 को ऑब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। और कोशिका द्रव्य में होता है, ये कहाँ पर होता है, ये कोशिका द्रव्य में, किसके कोशिका द्रव्य में होता है, ये होता है मीजोफिल कोशिका के कोशिका द्रव्य में, ठीक है। तो ये CO2 को ग्रहण कर 4 कार्बन युक्त OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना देगा। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का आगे अपचयन हो जाएगा मैलिक एसिड में, ठीक है। तो मैलिक एसिड का निर्माण हो जाएगा और यह मैलिक एसिड, ये मैलिक एसिड मीजोफिल कोशिकाओं की रसधानियों में संग्रहित होता है, ठीक है। कहाँ पर संग्रहित होता है, ये रसधानियों में, ये रसधानियों में स्टोर हो जाता है रात्रि के समय, ठीक है। ये रात्रि के समय इस तरह से स्टोर हो जाएगा। तो रात्रि में CO2 का फिक्सेशन किस रूप में हो जाता है, मैलिक एसिड के रूप में ही हो जाता है या फिर मैलेट के रूप में हो जाता है। अब दिन के समय ये मैलिक एसिड जो है ये रसधानियों से बाहर कहाँ आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, ठीक है। कहाँ आ जाएगा, ये साइटोप्लाज्म में आ जाएगा मैलिक एसिड। साइटोप्लाज्म में आने के बाद फिर इसमें डी कार्बोक्सिलेशन की क्रिया होती है। यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की सहायता से डी कार्बोक्सिलेशन की क्रिया हो रही है। तो डी कार्बोक्सिलेशन होने से पायरुविक एसिड बन जाएगा और साथ ही साथ क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड आगे क्लोरोप्लास्ट में रिलीज हो जाती है
और फिर वहाँ पर C3 साइकिल द्वारा इसका कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। ये देखिए आप यहाँ पर अपचयन हो रहा है इसका कार्बोहाइड्रेट में। और मैलिक एसिड के विकार्बोक्सिलीकरण से जो मुक्त पायरुविक एसिड है उसका जो पायरुवेट फास्फोटेट डाइपिनेज एंजाइम है उसके द्वारा PEP में रूपांतरण हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर इसका जो रूपांतरण है वो डाइपिनेज एंजाइम की सहायता से हो जाता है। ठीक है, PEP डाइपिनेज एंजाइम की सहायता से इसका रूपांतरण हो जाता है। PEP का आगे स्टार्च में, ठीक है, शर्करा में और कुछ यौगिकों में रूपांतरण हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात इस चक्र की ये है, इस चक्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि CO2 का फिक्सेशन रात्रि में होता है, जबकि CO2 का अपचयन और शर्करा निर्माण दिन के समय होता है। और ये दोनों क्रिया एक ही प्रकार की कोशिका यानी कि बीजोफिल कोशिकाओं में संपन्न होती है। रात्रि के समय तो कोशिका द्रव्य में OAA बनेगा, फिर ये मैलिक एसिड में रूपांतरित हो जाएगा और मैलिक एसिड रसदानियों में स्टोर हो जाएगा। फिर वो रसदानी से दिन के समय निकलकर साइटोप्लाज्म में आ जाता है मैलिक एसिड, और फिर आगे उसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। दोनों प्रकार के एंजाइम जो हैं वो एक ही कोशिका में रहते हैं, मेसोफिल कोशिका में। और मैलिक एसिड का संग्रहण कहाँ होता है, रिक्तिकाओं में होता है। तो PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो दिन के समय, PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो दिन के समय कैसा रहता है, इनएक्टिव रहता है, निष्क्रिय अवस्था में रहता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति ये बंधुता प्रदर्शित नहीं करता है। अगर बंधुता प्रदर्शित करेगा तो यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन की क्रिया नहीं होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति ये बंधुता प्रदर्शित नहीं करता है PEP कार्बोक्सिलेज। इसी वजह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ये आगे C3 साइकिल में आसानी से चली जाती है। और यह चक्र मार्शल पादपों और मरुदभिदी पादपों का एक कार्यकी अनुकूलन माना जाता है, एक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है ये। इसमें जल हानि किए बगैर ही पौधे जो है वो कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं। यहाँ पर जब कार्बोनिक एसिड बनेगा तो इसमें जल की हानि नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से मार्शल पौधों में जो है केम साइकिल कंप्लीट होता है। तो हमने तीनों चक्र पढ़ लिए हैं डार्क रिएक्शन के, C3, C4 और केम साइकिल। अगली क्लास में जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन यानी प्रकाशीय श्वसन के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।